दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है भाभी। हमारे समाज में पहले की तरह आज भी स्त्रियों का शोषण जारी है। स्त्री चाहे अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी, समाज, परिवार और रिश्तों के नाम पर उनका शोषण आज भी हो रहा है और वह केवल पुरुष के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाती है। उनकी पसंद और नापसंद कोई मायने नहीं रखती। इन्हीं सब बातों पर प्रकाश डालती है इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई कहानी भाभी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भाभी ब्याह कर आई थी तो मुश्किल से 15 बरस की होगी। बड़वार भी तो पूरी नहीं हुई थी। भैया की सूरत से ऐसी लरजती थी जैसे कसाई से बकरी, मगर साल भर के अंदर ही वो जैसे मुंहबंद कली से खिलकर फूल बन गई। आंखों में हिरनी जैसी वहशत दूर होकर गुरूर और शरारत भर गई। भाभी आज़ाद फिजा में पली थी। हिरनियों की तरह उचाले भरने की आदी थी, मगर ससुराल और मायका दोनों तरफ से उस पर कड़ी निगरानी थी और भैया की भी यही कोशिश थी कि अगर जल्दी से उसे पक्की गृहस्थन न बना दिया गया तो वो भी अपनी बड़ी बहन की तरह कोई गुल खिलाएगी। हालांकि वो शादीशुदा थी, लिहाजा उसे गृहस्थन बनाने पर जुट गए। 4-5 साल के अंदर भाभी को घिस घिसाकर वाकई सबने गृहस्थन बना दिया। 2-3 बच्चों की माँ बनकर भद्दी और ठुस हो गई। अम्मा उसे खूब मुर्गी का शोरबा, गोंद सटूरे खिलाती, भैया टॉनिक पिलाते और हर बच्चे के बाद वो 10-15 पाउंड बढ़ जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसने बनना संवरना छोड़ ही दिया। भैया को लिपस्टिक से नफरत थी। आंखों में मनो काजल और मस्कारा देखकर वो चिढ़ जाते। भैया को बस गुलाबी रंग पसंद था या फिर लाल। भाभी ज़्यादातर गुलाबी या सुर्ख ही कपड़े पहना करती थी। गुलाबी साड़ी पर सुर्ख ब्लाउज या कभी गुलाबी के साथ हल्का गहरा गुलाबी। शादी के वक्त उसके बाल कटे हुए थे, मगर दुल्हन बनाते वक्त ऐसे तिल चौपड़ कर बांधे गए कि पता ही नहीं चला कि वो परकटी मेम है। अब उसके बाल तो बढ़ गए थे, मगर पैदर पे बच्चे होने की वजह से वो जरा गंजी सी हो गई थी। वैसे भी वो बाल कसकर मैली धज्जी सी बांध लिया करती थी। उसके मियाँ को वो मैली कुचैली ऐसी ही बड़ी प्यारी लगती थी और मायके ससुराल वाले भी उसकी सादगी को देखकर उसकी तारीफ़ों के गुण गाते थे। भाभी थी बड़ी प्यारी सी, सुगढ़ नक्श, मक्खन जैसी रंगत, सुडोल हाथ पांव, मगर उसने इस बुरी तरह से अपने आप को ढीला छोड़ दिया था कि खमीरे आटे की तरह बह गई थी। उफ, भैया को चैन और स्कर्ट से कैसी नफरत थी। उन्हें ये नए फैशन की बदन पर चिपकी हुई कमीज से भी बड़ी घिन आती थी। तंग मोरी की सलवारों से तो वो ऐसे जलते थे कि तौबा। खैर, भाभी बेचारी तो सलवार कमीज के काबिल भी नहीं रह गई थी। वो तो बस ज़्यादातर ब्लाउज और पेटीकोट पर ड्रेसिंग गाउन चढ़ाए घुमा करती थी। कोई जान पहचान वाला आ जाता तो भी बेतकल्लुफ़ी से वही अपना नेशनल ड्रेस पहने रहती। कोई औपचारिक मेहमान आता तो अमूमन वो अंदर ही बच्चों से सर मारा करती। जो कभी बाहर आना पड़ता तो लिथड़ी सी हुई साड़ी लपेट लेती। वो गृहस्थन थी, बहू थी और चहेती भी। उसे बन संवर कर किसी को लुभाने की क्या जरूरत थी। और भाभी शायद यूं ही गॉडर बनी अधेड़ और फिर बूढ़ी हो जाती। बहुएं ब्याह कर लाती जो सुबह उठकर उसे झुककर सलाम करती, गोद में पोता खिलाने को देती, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। शाम का वक्त था। हम सब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। भाभी पापड़ तलने बावर्ची खाने में गई थी। बावर्ची ने पापड़ लाल कर दिए। भैया को बादामी पापड़ भाते हैं। उन्होंने प्यार से भाभी की तरफ देखा और वो झट से उठकर पापड़ तलने चली गई। हम लोग मज़े से चाय पीते रहे। धाए से फुटबॉल आकर
ऐन भैया की प्याली में पड़ी। हम सब उछल पड़े। भैया मारे गुस्से के भन्ना उठे। कौन है पाजी जिन्होंने इन्होंने कौन है पाजी? उन्होंने उन्होंने जिधर से गेंद आई थी उधर मुँह करके डांटा। बिखरे हुए बालों का गोल मोल सर और बड़ी बड़ी आंखें ऊपर से झांकी। एक छलांग में भैया मुंडेर पर थे और मुजरिम के बाल उनकी गिरफ्त में। ओह! एक चीख गूंजी और दूसरे लम्हे भैया ऐसे उछलकर अलग हो गए जैसे उन्होंने बिच्छू के डंक पर हाथ डाल दिया हो या अंगारा पकड़ लिया हो। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वो हकला रहे थे। हम सब दौड़कर गए। देखा तो मुंडेर के उस तरफ एक दुबली नागिन सी लड़की सफ़ेद ड्रेन टाइप और नींबू के रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहने अपने बालों में पतली पतली उंगलियां फेरकर खिसियानी हंसी हंस रही थी। और फिर हम सब हंसने लगे। भाभी पापड़ों की प्लेट लिए अंदर से निकली और बगैर कुछ पूछे ये समझकर हंसने लगी कि ज़रूर कोई हंसने की बात हुई होगी। उनका ढीला ढाला पेट हंसने से फुदकने लगा। और जब उसे मालूम हुआ कि भैया ने शबनम को लड़का समझकर उसके बाल पकड़ लिए तो और भी ज़ोर ज़ोर से कह कहे लगाने लगी कि कई पापड़ के टुकड़े घास पर बिखर गए। शबनम ने बताया कि वो उसी दिन अपने चाचा खालिद जमील के यहाँ आई है। अकेले जी घबराया तो फुटबॉल ही लुढ़काने लगी, जो इत्तिफाकन भैया की प्याली पर आ कूदी। शबनम भैया को अपनी तीखी मस्करा लगी आंखों से घूर रही थी। भैया मंत्रमुग्ध सन्नाटे में उसे तक रहे थे। एक करंट उन दोनों के दरमियान दौड़ रहा था। भाभी इस करंट से कटी हुई जैसे कोसों दूर खड़ी थी। उनका फुदकता हुआ पेट सहम कर रुक गया। हंसी ने उनके होठों पर लड़खड़ाकर दम तोड़ दिया। उनके हाथ ढीले हो गए। प्लेट से पापड़ घास पर गिरने लगे। फिर एकदम वो दोनों जाग पड़े और ख्वाबों की दुनिया से लौट आए। शबनम फुदक कर मुंडेर पर चढ़ गई। आइए चाय पी लीजिए, मैंने ठहरी हुई फिजा को धक्का देकर आगे खिसकाया। एक लचक के साथ शबनम ने अपने पैर मुंडेर के उस पार से इस पार झुलाए। शबनम का रंग पिघले हुए सोने की तरह लौ दे रहा था। उसके बाल शाहे भौरा थे, मगर आंखें जैसे शाहे कटोरियों में किसी ने शहद भर दिया हो। नींबू के रंग के ब्लाउज का गला बहुत गहरा था। होठ तरबूजी रंग के और उसी रंग की नेल पॉलिश लगाए वो बिल्कुल किसी अमेरिकी इश्तिहार की मॉडल मालूम हो रही थी। भाभी से कोई फुटबॉल लंबी लग रही थी, हालांकि मुश्किल से 2 इंच ऊंची होगी। उसकी हड्डी बड़ी नाजुक थी, इसलिए कमर तो ऐसी कि छल्ले में पिरो लो। भैया कुछ गुमसुम से बैठे थे। भाभी उन्हें कुछ ऐसे ताक रही थी जैसे बिल्ली पर तोलते हुए परिंदे को घूरती है कि जैसे ही वह फड़फड़ाए बढ़कर दबोच ले। उनका चेहरा तमतमा रहा था। होठ बिछे हुए थे, नथुने फड़फड़ा रहे थे। इतने में मुन्ना आकर उनकी पीठ पर धम से कूदा। वो हमेशा उनकी पीठ पर ऐसे ही कूदा करता था जैसे वो गुदगुदा सा तकिया हो। भाभी हमेशा ही हंस दिया करती थी, मगर आज उन्होंने चटाक चटाक 2 चांटे जड़ दिए। शबनम परेशान हो गई। अरे अरे रोकिए ना, उसने भैया का हाथ छूकर कहा। बड़ी गुस्सावार है आपकी मम्मी, उसने मेरी तरफ मुँह फेर कर कहा। इंट्रोडक्शन कराना हमारी सोसाइटी में बहुत कम हुआ करता है, और फिर भाभी का किसी से इंट्रोडक्शन करवाना अजीब सा लगता था। वो तो सूरत से ही घर की बहू लगती थी। शबनम की बात पर हम सब कहकहाल मारकर हंस पड़े। भाभी मुन्ने का हाथ पकड़कर घसीटती हुई अंदर चल दी। अरे ये तो हमारी भाभी है, मैंने भाभी को धम धम जाते हुए देखकर कहा। भाभी? शबनम हैरत ज़दा होकर बोली। इनकी भैया की बीवी? ओह, उसने संजीदगी से अपनी नज़रें झुका ली। मैं समझी। उसने बात अधूरी छोड़ दी। भाभी की उम्र 23 साल है, मैंने वजाहत की। मगर
डोंट बी सिली। शबनम हंसी। भैया भी उठकर चल दिए। खुदा की कसम। ओह जहालत। नहीं, भाभी ने मार्टेज से 15 साल की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज किया था। तुम्हारा मतलब है ये मुझसे 3 साल छोटी हैं? मैं 26 साल की हूँ। तब तो कतई छोटी हैं। उफ, और मैं समझी वो तुम्हारी मम्मी हैं। दरअसल मेरी आंखें कमज़ोर हैं, मगर मुझे ऐनक से नफ़रत है। बुरा लगा होगा उन्हें। नहीं, भाभी को कुछ बुरा नहीं लगता। बेचारी। कौन? कौन भाभी? न जाने मैंने क्यों कहा। भैया अपनी बीवी पर जान देते हैं, सफिया ने बतौर वकील कहा। बेचारी की बहुत बचपन में ही शादी कर दी गई होगी। 25-26 साल के थे, मगर मुझे तो मालूम ही न था कि 20वीं सदी में बगैर देखे शादियां होती हैं। शबनम ने हिकारत से मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा हर अंदाज गलत निकल रहा है। भैया ने भाभी को देखकर बेहद पसंद कर लिया था, तब शादी हुई थी। मगर जब वो कमल के फूल जैसी नाजुक और हसीन थी, फिर ये क्या हो गया शादी के बाद? होता क्या, भाभी अपने घर की मल्लिका हैं, बच्चों की मल्लिका हैं, कोई फिल्म एक्ट्रेस तो है नहीं। दूसरे भैया को सूखी मारी लड़कियों से घिन आती है। मैंने जानकर शबनम को चोट दी, पर वो बेवकूफ़ न थी। वही चाहे कोई मुझसे प्यार करे या न करे, मैं तो किसी को खुश करने के लिए हाथी का बच्चा कभी न बनूं। और मुआफ़ करना, तुम्हारी भाभी कभी बहुत खूबसूरत रही होगी, मगर अब तो। ओह, आपका नज़रिया भैया से अलग है। मैंने बात टाल दी, और जब वो बल खाती सीधी सुडौल टांगों को आगे पीछे झुलाती, नन्हे नन्हे कदम रखती मुंडेर की तरफ जा रही थी। भैया बरामदे में खड़े थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और बार बार अपनी गुद्दी सहला रहे थे, जैसे किसी ने वहाँ जलती हुई आग रख दी हो। चिड़िया की तरह फुदक कर वो मुंडेर फलांग गई। पल भर को पलटकर उसने अपनी शरबती आंखों से भैया को तोला और छलावे की तरह कोठी में गायब हो गई। भाभी लॉन पर झुकी हुई तकिया आदि समेट रही थी, मगर उसने एक नज़र न आने वाला तार देख लिया, जो भैया और शबनम की निगाहों के दरमियान दौड़ रहा था। एक दिन मैंने खिड़की में से देखा, शबनम फूला हुआ स्कर्ट और सफ़ेद खुले गले का ब्लाउज पहने पप्पू के साथ संबा नाच रही थी। उसका नन्हा सा पिकनेस कुत्ता टांगों में उलझ रहा था। वो ऊंचे ऊंचे कहे कहे लगा रही थी। उसकी सुडौल सांवली टांगे हरी हरी घास पर थिरक रही थी। काले रेशमी बाल हवा में छलक रहे थे। 5 साल का पप्पू बंदर की तरह फुदक रहा था, मगर वो नशीली नागिन की तरह लहरा रही थी। उसने नाचते नाचते नाक पर अंगूठा रखकर मुझे चिढ़ाया। मैंने भी जवाब में घूंसा दिखा दिया, मगर फौरन ही मुझे उसकी निगाहों का पीछा करके मालूम हुआ कि ये इशारा वो मेरी तरफ नहीं कर रही थी। भैया बरामदे में अहमकों की तरह खड़े गुद्दी सहला रहे थे, और वो उन्हें मुँहे चिढ़ाकर जला रही थी। उसकी कमर में बल पड़ रहे थे, बाहें थरथरा रही थीं, होठ एक दूसरे से जुदा लरज रहे थे। भैया की आंखें चमक रही थीं और वो खड़े दांत निकाल रहे थे। मेरा दिल धक से रह गया। भाभी गोदाम में अनाज तुलवाकर बावर्ची को दे रही थी। शबनम की बच्ची, मैंने दिल में सोचा, मगर गुस्सा मुझे भैया पर भी आया। उन्हें दांत निकालने की क्या जरूरत थी? इन्हें तो शबनम जैसे कांटों से नफरत थी। इन्हें तो अंग्रेजी नाचों से घिन आती थी। फिर क्यों खड़े उसे तक रहे थे? और ऐसी भी क्या बेसुधी कि उनका जिस्म सब्बा की ताल पर लरज रहा था और उन्हें खबर तक न थी। इतने में बॉय चाय की ट्रे लेकर लॉन पर आ गया। भैया ने हम सबको आवाज़ दी और बॉय से भी कहा भाभी को भेज दे। रसमन शबनम को भी बुलावा देना पड़ा। मेरा तो जी चाह रहा था कि कतई उसकी तरफ से मुँह फेर कर बैठ जाऊं, मगर जब वो मुन्ने को पद्दी पर चढ़ाए मुंडेर फलांग कर आई, तो न जाने क्यों मुझे वो कतई मासूम लगी। मुन्ना स्कार्फ लगामों की तरह थामे हुए था और वो घोड़े की चाल उछलती हुई लॉन पर दौड़ रही थी। भैया ने मुन्ने को उसकी पीठ से उतारना चाहा, मगर वो और चिपट गया। अभी और थोड़ा चलो आंटी। नहीं बाबा, आंटी में दम नहीं, शबनम चिल्लाई। बड़ी मुश्किल से भैया ने
मुन्ने को उतारा, मुँह पर एक चांटा लगाया। एकदम तड़प कर शबनम ने उसे गोद में उठा लिया और भैया के हाथ पर जोर का थप्पड़ लगाया। शर्म नहीं आती? इतने बड़े ऊँट के ऊँट छोटे से बच्चे पर हाथ उठाते हो। भाभी को आता देखकर उसने मुन्ने को गोद में दे दिया। उसका थप्पड़ खाकर भैया मुस्कुरा रहे थे। देखिए तो कितनी जोर से थप्पड़ मारा है। मेरे बच्चे को कोई मारता तो हाथ तोड़कर रख देती। उसने शरबत की कटोरियों में जहर खोलकर भैया को देखा और फिर हंस रहे थे भैया। दम भी है जो हाथ तोड़ेगी। भैया ने उसकी कलाई मरोड़ी। वो बल खाकर इतनी जोर से चीखी कि भैया ने कांपकर उसे छोड़ दिया और वो हंसते हंसते जमीन पर लौट गई। चाय के दरमियान भी शबनम की शरारतें चलती रही। वो बिल्कुल कमसीन छोकरियों की तरह चुहले कर रही थी। भाभी गुमसुम बैठी थी। आप समझे होंगे शबनम के वजूद से डरकर उन्होंने अपनी तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी होगी। जी कतई नहीं। वो तो पहले से भी ज़्यादा मैली रहने लगी, पहले से भी ज़्यादा खाती। हम सब तो हंस ज़्यादा रहे थे, मगर वो सर झुकाए निहायत तन्मयता से केक उड़ाने में मसरूफ़ थी। चटनी लगा लगा कर भजिया निकल रही थी। सिके हुए टोस्टों पर ढेर सा मक्खन लगा लगा कर खाई जा रही थी। भैया और शबनम को देख देख कर हम सभी परेशान थे और शायद भाभी भी फिक्रमंद होंगी, लेकिन अपनी परेशानी को वो मुर्गन खाने में दफन कर रही थी। उन्हें हर वक्त खट्टी डकारें आया करती, मगर वो चूरन खा खा कर पुलाव कोरमा हजम करती। वो सहमी सहमी नज़रों से भैया और शबनम को हंसता बोलता देखती। भैया तो कुछ और भी जवान लगने लगे। शबनम के साथ वो सुबह शाम समंदर में तैरते। भाभी अच्छा भला तैरना जानती थी, मगर भैया को स्विमिंग सूट पहने औरतों से सख्त नफरत थी। एक दिन हम सब समंदर में नहा रहे थे। शबनम 2 धज्जियाँ पहने नागिन की तरह पानी में बल खा रही थी। इतने में भाभी, जो देर से मुन्ने को पुकार रही थी, आ गई। भैया शरारत के मूड में तो थे ही, दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और हम सब ने मिलकर उन्हें पानी में घसीट लिया। जब से शबनम आई थी भैया बहुत शरारती हो गए थे। एकदम से वो दांत किचकिचाकर भाभी को हम सबके सामने भींच लेते, उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करते, मगर वो उनके हाथों से बोबल मछली की तरह फिसल जाती। फिर वो खिसियाकर रह जाते, जैसे कल्पना में वो शबनम को ही उठा रहे थे, और भाभी लज्जित होकर फ़ौरन पुडिंग या कोई और मज़ेदार डिश तैयार करने चली जाती। उस वक्त जो उन्हें पानी में धकेला गया तो वो गठरी की तरह लुढ़क गई। उनके कपड़े जिस्म पर चिपक गए और उनके जिस्म का सारा भोंडापन भयानक तरीके से उभर आया। कमर पर जैसे किसी ने रजाई लपेट दी थी। कपड़ों में वो इतनी भयानक नहीं मालूम होती थी। ओह, कितनी मोटी हो गई हो तुम, भैया ने कहा। उफ, तौन तो देखो, बिल्कुल गामा पहलवान मालूम हो रही हो। 4 बच्चे होने के बाद कमर। मेरे भी तो 4 बच्चे हैं, मेरी कमर तो डनलप पिल्ला का गद्दा नहीं बनी, उन्होंने अपने सुडोल जिस्म को ठोक बजाकर कहा। और भाभी मुँह थूथाए भीगी मुर्गी की तरह पैर मारती, झुरझुरैया लेते, रेत में गहरे गहरे गड्ढे बनाती मुन्ने को घसीटती चली गई। भैया बिल्कुल बेतवज्जो होकर शबनम को पानी में डुबकियां देने लगे। जब नहाकर आए तो भाभी सर झुकाए खुबानियों के मुरब्बे पर क्रीम की तह जमा रही थी। उनके होठ सफ़ेद हो रहे थे और आंखें सुर्ख थीं। गटारची की गुड़िया जैसे गोल मटोल गाल और सूजे हुए मालूम हो रहे थे। लंच पर भाभी बेइंतहा गमगीन थी, लिहाजा बड़ी तेज़ी से खुबानियों का मुरब्बा और क्रीम खाने में जुटी थी। शबनम ने डिश की तरफ देखकर ऐसे फरेली ली जैसे खुबानियाँ न हो, सांप बिच्छू हो। जहर है जहर, उसने नफासत से ककड़ी का टुकड़ा कुतरते हुए कहा, और भैया भाभी को घूरने लगे, मगर वो शपाशप मुरब्बा उड़ाती रही। हद है, उन्होंने नथने फड़फड़ाकर कहा। भाभी ने कोई ध्यान न दिया और करीब करीब पूरी डिश पेट में उड़ेल ली। उन्हें मुरब्बा शोरबा खाता देखकर ऐसा मालूम होता था जैसे वो ईर्ष्या द्वेष के तूफान को रोकने के लिए बंद बांध रही हो। खुदा के लिए बस करो, डॉक्टर भी मना कर चुका है। और ऐसा भी क्या चटोरापन, भैया ने कह ही दिया। मोम की दीवार की तरह भाभी पिघल गई। भैया का नश्तर चर्बी की दीवारों को चीरता हुआ ठीक दिल में उतर गया। मोटे मोटे आंसू भाभी के फूले हुए गालों पर फिसलने लगे। सिसकियों से
जिस्म के ढेर में जलजला पैदा कर दिया। दुबली पतली और नाजुक लड़कियां किस लतीफ़ और सुहाने अंदाज में रोती हैं, मगर भाभी को रोते देखकर बजाय दुख के हंसी आती थी, जैसे कोई रुई के भीगे हुए ढेर को डंडों से पीट रहा हो। वो नाक पहुँचती हुई उठने लगी, मगर हम लोगों ने रोक लिया और भैया को डांटा। खुशामद करके वापस उन्हें बैठा लिया। बेचारी नाक सुकुड़ती बैठ गई, मगर जब उन्होंने कॉफ़ी में 3 चम्मच शक्कर डालकर क्रीम की तरफ हाथ बढ़ाया तो एकदम ठिठक गई। सहमी हुई नज़रों से शबनम और भैया की तरफ देखा। शबनम बमुश्किल अपनी हंसी रोके हुए थी। भैया मारे गुस्से के रुआंसे हो रहे थे। वो एकदम भन्ना कर उठे और जाकर बरामदे में बैठ गए। उसके बाद हालात और बिगड़े। भाभी ने खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग कर दिया। किसी ज़माने में भाभी का पठानी खून बहुत गर्म था। जरा सी बात पर हाथापाई पर उतर आया करती थी और भैया से गुस्सा होकर बजाय मुँह फुलाने के वो खूंखार बिल्ली की तरह उन पर टूट पड़ती, उनका मुँह खसोट डालती, दांतों से गिरेबान की धज्जियाँ उड़ा देती। फिर भैया उन्हें अपनी बाहों में भींचकर बेबस कर देते और वो उनके सीने से लगकर प्यासी डरी हुई चिड़िया की तरह फूट फूट कर रोने लगती। फिर मिलाप हो जाता और झेपी खिसियानी वो भैया के मुँह पर लगे हुए खरोचों को प्यार से टिंचर लगा देती, उनके गिरेबान को रफ्फू कर देती और मीठी मीठी शुक्रगुजार आंखों से उन्हें तकती रहती। ये तब की बात है जब भाभी हल्की फुल्की तीतरी की तरह तर्रार थी। लड़ती हुई छोटी सी पश्चिमी बिल्ली मालूम होती थी। भैया को उन पर गुस्सा आने के बजाय और शिद्दत से प्यार आता, मगर जब उन पर गोश्त ने जिहाद बोल दिया तो वो बहुत ठंडी पड़ गई थी। उन्हें अव्वल तो गुस्सा आता ही न था, मगर आता भी तो फौरन इधर उधर काम में लगकर भूल जाती। उस दिन उन्होंने अपने भारी भरकम डील डॉल को भूलकर भैया पर हमला कर दिया। भैया सिर्फ उनके बोझ से धक्का खाकर दीवार से जा चिपके। रुई के गट्ठर को यूं लड़कते देखकर उन्हें सख्त घिन आई। न गुस्सा हुए न बिगड़े, उदास सर झुकाए कमरे से निकल भागे। भाभी वहीं पसर कर रोने लगी। बात और बढ़ी और एक दिन भैया के साले आकर भाभी को ले गए। तूफैल भाभी के चचा जदा भाई थे। भैया उस वक्त शबनम के साथ क्रिकेट का मैच देखने गए हुए थे। तूफैल ने शाम तक उनका इंतज़ार किया। वो ना आए तो मजबूरन भाभी और बच्चों का सामान तैयार किया। जाने से पहले भैया घड़ी भर को खड़े खड़े आए। दहली के मकान मैंने इनके मेहर में दिए, उन्होंने रूखाई से तूफैल से कहा। मेहर? भाभी थरथर कांपने लगी। हाँ, तलाक के कागजात वकील के जरिए पहुंच जाएंगे। मगर तलाक का क्या जिक्र है? इसी में बेहतरी है। मगर बच्चे? ये चाहे तो उन्हें ले जाएं, वरना मैंने बोर्डिंग में इंतजाम कर लिया है। एक चीख मारकर भाभी भैया पर झपटी, मगर उन्हें खसोटने की हिम्मत न हुई। सहमकर ठिठक गई और फिर भाभी ने अपने नारित्व की पूरी तरह बेआबरूई करवा डाली। वो भैया के पैरों में लौट गई, नाक तक रगड़ डाली। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं कुछ ना कहूँगी, मगर खुदा के लिए मुझे तलाक न दो। मैं यूं ही ज़िंदगी गुजार दूंगी, मुझे कोई शिकायत न होगी। मगर भैया ने नफरत से भाभी के थुलथुल करते जिस्म को देखा और मुँह मोड़ लिया। मैं तलाक दे चुका हूँ, अब क्या हो सकता है? मगर भाभी को कौन समझाता, वो बिलबिलाई चली गई। बेवकूफ़ तूफैल ने एक ही झटके में भाभी को ज़मीन से उठा लिया। गधी कहीं की, चल उठ, और वो उन्हें घसीटते हुए ले गए। क्या दर्दनाक समा था। फूट फूट कर रोने में हम भाभी का साथ दे रहे थे। अम्मा खामोश एक एक का मुँह ताक रही थी। अब्बा की मौत के बाद उनकी घर में कोई हैसियत नहीं रह गई थी। भैया खुद मुख्तियार थे, बल्कि हम सबके सरपरस्त थे। अम्मा उन्हें समझाकर हार चुकी थी। उन्हें इस दिन की अच्छी तरह खबर थी, मगर क्या कर सकती थी। भाभी चली गई। फिजा ऐसी ख़राब हो गई थी कि भैया और शबनम भी शादी के बाद हिल स्टेशन पर चले गए। 7-8 साल गुजर गए, कुछ ठीक अंदाज़ा नहीं। हम सब अपने अपने घरों की हुई। अम्मा का इंतकाल हो गया, आशियाना उजड़ गया, भरा हुआ घर सुनसान हो गया, सब इधर उधर उड़ गए। 7-8 साल आँख झपकते न जाने कहाँ गुम हो गए। कभी साल 2 साल में भैया की कोई खैर खबर मिल जाती। वो ज़्यादातर हिंदुस्तान से बाहर के मुल्कों की चक फेरियों में उलझे रहे, मगर
जब उनका खत आया कि वो मुंबई आ रहे हैं तो भूला बिसरा बचपन फिर से जाग उठा। भैया ट्रेन से उतरे तो हम दोनों बच्चों की तरह लिपट गए। शबनम मुझे कहीं नजर न आई। उनका सामान उतर रहा था। जैसे ही भैया से उसकी खैरियत पूछने को मुड़ी, धप से एक वजनी हाथ मेरी पीठ पर पड़ा और कई मन का गर्म गर्म गोश्त का पहाड़ मुझसे लिपट गया। भाभी, मैंने प्लेटफॉर्म से नीचे गिरने से बचने के लिए खिड़की में झूलकर कहा। जिंदगी में मैंने शबनम को कभी भाभी न कहा था। वो लगती भी तो शबनम ही थी, लेकिन आज मेरे मुंह से बेइख्तियार भाभी निकल गया। शबनम की फुहार उन चंद सालों में गोश्त और पोस्त का लौदा कैसे बन गई। मैंने भैया की तरफ देखा। वो वैसे भी दराज कद वो वैसे ही मैंने भैया की तरफ देखा। वो वैसे ही दराज कद और छरहरे थे। एक तोला गोश्त न इधर न उधर। जब भैया ने शबनम से शादी की तो सभी ने कहा था, शबनम आज़ाद लड़की है, पक्की उम्र की है। जब भैया ने शबनम से शादी की तो सभी ने कहा था, शबनम आज़ाद लड़की है, पक्की उम्र की है। भाभी, तो ये मैंने शहजाद को हमेशा भाभी ही कहा था। हाँ, तो शहजाद भोली और कमसिन थी, भैया के काबू में आ गई थी। ये नागिन इन्हें ढस जब भैया ने शबनम से शादी की तो सभी ने कहा था, शबनम आज़ाद लड़की है, पक्की उम्र की है। लेकिन शहजाद तो जब भैया ने शबनम से शादी की तो सभी ने कहा था, शबनम आज़ाद लड़की है, पक्की उम्र की है। लेकिन शहजाद तो भोली और कमसिन थी, भैया के काबू में आ गई थी। ये नागिन इन्हें ढसकर बेसुध कर देगी, इन्हें मज़ा चखाएगी। बच्चे बोर्डिंग में हैं, छुट्टियां नहीं थी उनकी। शबनम ने खट्टी डकारों भरी सांस मेरी गर्दन में छोड़ बच्चे मगर मजा तो लहरों को सिर्फ चट्टान ही चखा सकती है। बच्चे बोर्डिंग में हैं, छुट्टी नहीं थी उनकी। शबनम ने खट्टी डकारों भरी सांस मेरी गर्दन पर छोड़कर कहा, और मैं हैरत से उस गोश्त के ढेर में उस शबनम को फुहार को ढूंढ रही थी, जिसने शहजाद के प्यार की आग को बुझाकर भैया के कलेजे में नई आग भड़का दी थी। मगर ये क्या, उस आग में भस्म हो जाने से भैया तो और भी सच्चे सोने की तरह तपकर निखर आए थे। आग खुद अपनी तपिश में भस्म होकर राख का ढेर बन गई थी। भाभी तो मक्खन का ढेर थी, मगर शबनम तो झुलसी हुई तसियाली राख थी। उसका सांवला कुंदनी रंग मरी हुई छिपकली के पेट की तरह और जर्द हो चुका था। वो शरबत घुली हुई आंखें गंदली और बेरौनक हो गई थी। पतली नागिन जैसी लचकती हुई कमर का कहीं दूर दूर तक पता न था। वो मुस्तकिल तौर पर हामिला मालूम होती थी। वो नाजुक नाजुक लचकीली शाखों जैसी बाहें मुग्दर की तरह हो गई थी। उसके चेहरे पर पहले से ज़्यादा पाउडर थुपा हुआ था। आंखें मस्कारा से लिथड़ी हुई थीं। भवें शायद गलती से ज़्यादा नुच गई थीं, जब ही इतनी सारी पेंसिल घिसनी पड़ी थी। भैया रिसोर्ट में ठहरे। रात को डिनर पर हम वहीं पहुंच गए। कैबरे अपने पूरे शबाब पर था। मिश्री हसीना अपनी छाती जैसे पेट को मरोड़ियाँ दे रही थी। सुडोल मरमरी बाजू हवा में थरथरा रहे थे। बारीक शिफॉन में से उसकी रुपहली टांगें हाथी दांत के तराशे हुए सतूनों की तरह फड़क रही थी। भैया की भूखी आंखें उसके जिस्म पर बिच्छों की तरह रेंग रही थीं। वो बार बार अपनी गुद्दी पर अनजानी चोट सहला रहे थे। भाभी, जो कभी शबनम थी, मिश्री रक्कासा की तरह लहराई हुई बिजली थी, जो एक दिन भैया के होशो आवासों पर गिरी थी, आज रेत के ढेर की तरह भसकी बैठी थी। उसके मोटे मोटे गाल खून की कमी और मुस्तकिल स्थायी बदहजमी की वजह से पीलेपन की ओर अग्रसर हो रहे थे। नियॉन लाइट्स की रोशनी में उसका रंग देखकर ऐसा मालूम हो रहा था
जैसे किसी अनजाने नाग ने डस लिया हो। मिस्री रकासा तूफान मचा रहे थे और भैया के दिल की नाव उस भंवर में चकफेरियाँ खा रही थी। 5 बच्चों की माँ शबनम, जो अब भाभी बन चुकी थी, सहमी सहमी नज़रों से उन्हें तक रही थी। ध्यान बटाने के लिए वो तेजी से भुना हुआ मुर्ग हड़प कर रही थी। आर्केस्ट्रा ने एक भरपूर सांस खींची। साज कराहे, ड्रम का दिल गूंज उठा। मिश्री रक्कासा की कमर ने आखिरी झकोले लिए और निडाल होकर मरमरी फर्श पर फैल गई। हॉल तालियों से गूंज रहा था। शबनम की आंखें भैया को ढूंढ रही थी। बैरा तरोताज़ा रसभरी और क्रीम का जग लेकर आया। बेख्याली में शबनम ने प्याला रसभरियों से भर लिया। उसके हाथ लरज रहे थे। आंखें चोट खाई हुई हिरनियों की तरह परेशान चौकड़ियां भर रही थी। भीड़ भाड़ से दूर हल्की अंधेरी बालकनी में भैया खड़े मिश्री रक्कासा का सिगरेट सुलगा रहे थे। उनकी रसमयी निगाहें रक्कासा की नशीली आंखों में उलझ रही थी। शबनम का रंग उड़ा हुआ था और वो एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ की तरह गुमसुम बैठी थी। शबनम को अपनी तरफ तकता देखकर भैया रकासा का बाजू थामे अपनी मेज पर लौट आए और हमारा तारुफ कराया। मेरी बहन, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। रकासा ने लचककर मेरे वजूद को मान लिया। मेरी बेगम, उन्होंने ड्रामाई अंदाज में कहा, जैसे कोई मैदानी जंग में खाया हुआ जख्म किसी को दिखा रहा हो। रक्कासा स्तब्ध रह गई, जैसे उनकी जीवन संगनी को नहीं, खुद उनकी लाश को खून से लथपथ देख लिया हो। वो भयभीत होकर शबनम को घूरने लगी। फिर उसने अपने कलेजी की सारी ममता अपनी आंखों में समोरकर भैया की तरफ देखा। उसकी एक नज़र में लाखों फसाने पोशीदा थे। उफ, ये हिंदुस्तान जहाँ जहालत से कैसी कैसी प्यारी हस्तियाँ रस्मों रिवाज पर कुर्बान की जाती हैं। काबिले परस्तिश हैं वो लोग जो काबिले रहम भी, जो ऐसी ऐसी सजाएं भुगतते हैं। मेरी शबनम भाभी ने रक्कासा की निगाहों में ये सब पढ़ लिया। उसके हाथ कांपने लगे। परेशानी छुपाने के लिए उसने क्रीम का जग उठाकर रसभरियों पर उड़ेल दिया और जुट गई। प्यारे भैया, हैंडसम और मजमूल, सूरज देवता की तरह हसीन और रोमांटिक, शहद भरी आंखों वाले भैया चट्टान की तरह अटल, एक अमर शहीद का रूप सजाए बैठे मुस्कुरा रहे थे। एक लहर चूर-चूर उनके कदमों में पड़ी दम तोड़ रही थी, जबकि दूसरी नई नवेली लचकती हुई लहर उनकी पथरीली बाहों में समाने के लिए बेचैन और बेकरार थी। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।